नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के इस सीरीज में आज मैं आपके सामने एक मेगा लेक्चर पेश करने जा रहा हूं और इस मेगा लेक्चर के तहत हम जो टॉपिक है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि विस्तार से तो हम लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ मैं बड़े टॉपिक उठाऊंगा। हालांकि कुछ छोटे टॉपिक्स भी होंगे, कुछ बड़े टॉपिक को मैं प्राथमिकता दूंगा और उनको बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको उसमें और कुछ अन्य बातें देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस मेगा लेक्चर को आप ध्यान से सुने और ये सारा का सारा जो वीडियो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप इसे अपने साथियों को शेयर करें और सोशल मीडिया पर जो भी आपने ग्रुप बना रखे हैं उन्हें भी उस पर भी इसको सेंड करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उनमें टेलीग्राम और ऐप का जो लिंक है उसे आप डाउनलोड कर लें। तो मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं और मेरे लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार जो भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आप कह सकते हो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, लेकिन यहां आप ये ध्यान रखें, वास्तव में ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इसके लिए जो हम वर्ष कहेंगे वो ये होता है 2019-20। 2019-20 के ये पुरस्कार है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं 2020 को दिए गए हैं, क्योंकि 2020 में ही ये दिए जाएंगे 29 अगस्त को। नाम से ही पता लग रहा है भारत से रिलेटेड है, राष्ट्रीय आ गया तो इंडिया से रिलेटेड हो गया, इंटरनेशनल लेवल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। एक लाइन लिखिए, यह पुरस्कार खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं और खेल क्षेत्र में जो भी आपकी प्रोग्रेस होती है, जो आपकी प्रतिभा होती है, उसको निखारने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए ये आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो योगदान शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये बात आती है यह पुरस्कार कब दिए जाते हैं। हालांकि इसकी घोषणा पहले हो जाती है। एक लाइन लिखिए, यह पुरस्कार खेल दिवस पर दिए जाते हैं। खेल दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब हमारे सामने एक बात आती है कि ये जो खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है। ये जो खेल दिवस है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को ये मनाया जाता है और ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन की स्मृति में। ये हॉकी के खिलाड़ी थे, आप सभी जानते हो, ये हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ये कहते हैं कि इतनी अच्छी हॉकी खेलते थे कि जो इनके कंपटीटर थे वो कहा करते थे कि इनकी हॉकी के अंदर चुंबक लगा हुआ है। इस तरीके से एक अतिशयोक्ति इन्हें दी जाती थी। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो इनके जन्मदिन की स्मृति में ये मनाया जाता है। अब देखिए, खेल दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं और अब आगामी 29 अगस्त को ये दिए जाएंगे। हालांकि इसकी घोषणा पहले कर दी जाती है। एक मैं यहां पर बात करूंगा, इन खेल पुरस्कारों से संबंधित मिनिस्ट्री कौन सी है। संबंधित मंत्रालय, मिनिस्ट्री जो है, ध्यान रखना,
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये मिनिस्ट्री है। इसके जो वर्तमान मंत्री हैं, हालांकि स्वतंत्र भार है इनका, ये है किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू वर्तमान में इसके मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास में। तो इस दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखें ये। और कौन सा मंत्रालय यह पुरस्कार देता है, ये वर्तमान के क्वेश्चन है, पहले नहीं पूछे जाते थे ये, लेकिन वर्तमान में मैंने ऐसे कई बातें देखी है कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए, तो यहाँ से आप इसको कैच कर सकते हो। यहाँ आपको एक बात और ऐड करनी है, जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल गेम डे। ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके सामने, क्लियर। अब देखिए, ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, ये कई प्रकार के पुरस्कार होते हैं। हालांकि इसमें 4 मुख्य होते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा होता है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा होता है ध्यानचंद पुरस्कार और चौथा होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ऊपर वाले जो तीनों पुरस्कार हैं, ये तो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, जबकि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये खेल प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं, आप कह सकते हो कोच को दिए जाते हैं। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो आप इसको इसी क्रम में डिजाइन कर सकते हो। राजीव गांधी पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार होता है, उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार होता है, उसके बाद में द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। क्रम इसका ये होता है। हालांकि इसके अलावा और भी कई प्राइज है जो इसमें दिए जाते हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी है, उनका भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन उनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिटेल पूछी जाती है आपसे, वर्तमान के पेपर जब हम देखते हैं, 15 सालों का ब्यौरा जब हम देखते हैं, तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार देखे जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया। यदि बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाए तो एक अलग बात होती है। हालांकि इस वर्ष ऐसी कोई चर्चा देखने को नहीं मिली है, इस कारण से आप राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है, इस पर आप पर ज़्यादा ध्यान देना है और अपना जो टारगेट होगा वो भी यही होगा, क्लियर। अब बात आती है, हम इन्हीं को आधार बनाकर आगे तैयारी करेंगे कि ये खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं। इसमें पहला लिखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह है एक तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है आपने। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये। अब इसमें ये कब प्रारंभ हुआ, आपने इसका ध्यान रखना है। कितनी राशि दी जाती है उसकी बात करते हैं। वास्तव में ये जो प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी, ये 91-92 में इसका प्रारंभ हुआ था। मैं बात करूंगा, सबसे पहले ये जो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के महारथी हैं, उनको दिया गया था ये। और इसमें जो राशि दी जाती है, ये दी जाती है 7.5 लाख रुपए। राशियां वगैरह ये तब पूछी जाती है जब कोई बहुत बड़ा विशिष्ट पुरस्कार होता है। हर किसी की राशि को याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो इस पर आपसे राशि पूछी जा सकती है। इसको अभी हाल ही 2-3 वर्षों में पहले ये 5 लाख हुआ करती थी, अभी इसको चेंज किया है ये, तो उस दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मैं ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसको आगे विस्तार दूंगा, जिसमें सबसे पहले किसको मिला, महिला कौन सी थी, इस टाइप के क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे, क्लियर। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए।
मेरे क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना, दिग्भ्रमित मत होना बिल्कुल भी। आप कोई भी मैगजीन उठाने की प्रयास करोगे, उसके अंदर आपको बहुत बवंडर मिलेगा, लेकिन आजकल तो आप पीडीएफ उठाते हो, उसमें बहुत सारा बवंडर मिलेगा। वो सारा बवंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो खिचड़ी बनने के लिए तैयार रहें। आपको यहां लिखना है इसके नीचे। क्लियर? आइए देखिए, ये जो पहला पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1991-92 को। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें। और ये मिला था विश्वनाथन आनंद, इनको मिला था। और इनका जो संबंध है शतरंज से है, चेस, शतरंज से है। यहां एक बात और बता दूं, ये जो शतरंज के खिलाड़ी है, एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी है जिन्हें यह सम्मान मिला है। एक लाइन लिख दीजिए, शतरंज के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। मतलब इसके अलावा किसी भी शतरंज के खिलाड़ी को यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए, जहां पहले पुरस्कार की बात आती है, वहां पर हमारे सामने पहली महिला कौन थी जिसे यह सम्मान मिला था, उसे जानना पड़ेगा। लिखिए, प्रथम महिला, प्रथम महिला खिलाड़ी ये है कर्णम मल्लेश्वरी, इसको मिला है। और ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ये भारोत्तोलन बोलते हैं इसको, इससे संबंधित है। ये पहली महिला खिलाड़ी है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। और इन्हें जो ये सम्मान प्राप्त हुआ था 1995-1996 को, ये आपने ध्यान में रखना है। अब मैं आपको तैयारी करने के तरीके के बारे में बता रहा हूं। देखिए, अभी आप लेटेस्ट न्यूज देखोगे, जिसकी मैं थोड़ी देर में चर्चा करने जा रहा हूं, कि इस बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 खिलाड़ियों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उसमें से 3 महिलाएं हैं। इसका मतलब 3 महिलाएं हैं, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने का अपना एक तरीका है, महिलाओं को सम्मान देने का अपना एक तरीका है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि इस बार जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो महिलाओं पर आधारित होंगे, महिला खिलाड़ी से आधारित होंगे। तो अब तक लगभग 17 महिलाओं को ये पुरस्कार मिल चुका है। तो एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि अब तक कितनी महिलाओं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल जितनी भी महिलाओं को ये प्राइज मिला हुआ है उनके नाम हमें पता होना चाहिए। हालांकि लिस्ट लंबी है, लेकिन इसके बगैर काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको आप टैकल कर लोगे। अभी मैं चर्चा करता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बता दोगे उसको। देखिए, पहली महिला ये थी, और जो दूसरी महिला थी कुंजरानी देवी, ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। अब देखो, हालांकि कर्णव मल्लेश्वरी के बाद में ही इन्हें यह सम्मान मिला था। आप कह सकते हो 1997 में इनको यह पुरस्कार मिला था, लेकिन यहां तक जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें, कोई आवश्यकता नहीं है यहां तक आपको जाने की। हर किसी का सन याद रखना जरूरी नहीं होता है। जिसको आप करते रहते हो और सोचते रहते हो ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, इस तरीके में आप जो मूल बातें होती है उसको भूल जाते हो। इन चीजों को हटाना है आपने। तो नॉर्मल ध्यान रखो, कुंजरानी देवी। और जो तीसरी थी
ज्योतिर्मौर्या सिकंदर, ये एथलेटिक्स से संबंधित थी। ज़्यादा यदि कुछ याद रखने का शौकीन रखते हो तो इनके खेल जरूर याद रख लो। क्लियर। और चौथी महिला थी के.एम. बीनामोल, इसका संबंध भी एथलेटिक्स से था। पांचवी अंजलि भागवत, ये निशानेबाजी से संबंधित थी। छठी अंजू बॉबी जॉर्ज, ये एथलेटिक्स से संबंधित थी। मेरी कॉम, ये मुक्केबाजी से संबंधित थी। आप इसको कह सकते हो बॉक्सिंग। साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन से संबंधित थी। सानिया मिर्जा, ये टेनिस से संबंधित थी। पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन से संबंधित है। दीपा करमकार, ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। साक्षी मलिक, ये कुश्ती से संबंधित है। इसको आप रेसलिंग बोलते हो, ध्यान रखना। ये मुक्केबाजी होती है, इसको बॉक्सिंग बोलते हैं। वो कुश्ती होती है साक्षी मलिक। ये इंपॉर्टेंट बातें होती है, ध्यान रखें, अंतर रखना इसमें। एस मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन। दीपा मलिक, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है, पैरा ओलंपिक से संबंधित है। मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। विनेश फोगाट, ये रेसलिंग से संबंधित है, कुश्ती। रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखें ये। क्लियर। तो ये वर्तमान में जो आपका करंट का जो स्टेटस चल रहा है उसमें ये 17 नाम आपने ध्यान में रखने हैं। मैंने टोटल 17 नाम आपको बता दिए हैं। ओनली सन आपने याद रखना है इसका। और ये जितनी भी महिलाएं हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, इनको आपने एक बार राइट डाउन करना है और कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार जब आप पढ़ लोगे तो ये आपके याद भी रह जाएगा। भाई जैसे पीवी सिंधु है, सानिया मिर्जा है, साइना नेहवाल है, मेरी कॉम है, और इसके अलावा दीपा मलिक है, ये आपके साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है। ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। और जो कर्णम मल्लेश्वरी है, इसका तो याद रखना ही रखना है। कुंज रानी देवी, ज्योतिर्मौर्या सिकंदर, के.एम. बीनामोल, अंजनी भागवत। क्योंकि ये याद इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन बन गया तो वो मेरिट निर्धारित करने वाला क्वेश्चन होगा, ध्यान रखें। और मुझे पूरा विश्वास है
इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो अंतिम 3 महिलाएं मैंने जो आपको बताई है, ये जो 3 महिला खिलाड़ी हैं, इनको अभी लेटेस्ट में मिला है। ये 3 को लेटेस्ट में मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना। ये तो वो पुराना जोड़कर आपसे पूछेगा। तो ये 17 महिलाओं के नाम, महिला खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, और हो सके तो इनके आगे के जो ये खेल है इनका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि होगा क्या, आपसे सुमेलित करवाने वाला पूछ सकता है महिला खिलाड़ी संबंधित खेल, कह देगा सुमेलित करो, और आप कुश्ती, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इसमें कंफ्यूज होने की पूरी ताकत रखते हो तुम लोग, यहां पे गड़बड़ी मत कर देना। टेबल टेनिस अलग बात होती है, टेनिस अलग बात होती है, बैडमिंटन अलग बात होती है, मुक्केबाजी अलग बात होती है, कुश्ती अलग बात होती है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जानकर अनजान बन जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट चर्चा करता हूं। तो अब तक 17 महिला खिलाड़ियों को यह सम्मान मिला है, ध्यान रखना। पहली याद रखना, और किस महिला को नहीं मिला है ये क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर सकते हो जब 17 महिला खिलाड़ी आपके दिमाग में होंगे। ये ध्यान रखना, मेरिट निर्धारित करने वाला क्वेश्चन है। अब मैं करंट पर चर्चा करने जा रहा हूं कि लेटेस्ट में किसे मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 इसकी बात करने जा रहा हूं। ये जो मिला है 5 खिलाड़ियों को मिला है, और पहली बार 5 खिलाड़ियों को मिला है। हालांकि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। रोहित शर्मा को मिला है, तो रोहित शर्मा को ये मिला है, ध्यान रखें। 5 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ये है। रोहित शर्मा के बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये 2019 में काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, तो हो सकता है उनकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण इन्हें ये सम्मान दिया गया है, जो गौरव की बात है। एक तो इनका जो निक नेम है, इन्हें कहा जाता है हिटमैन के नाम से जाना जाता है इन्हें। एक तो ये, एक मैं इनकी थोड़ी सी उपलब्धि के बारे में बताना चाहूंगा। मेन उपलब्धि, वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 5 शतक लगाए थे इन्होंने, और तब ये काफी चर्चा में आए थे, और इस संदर्भ में इन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2020 में, लेटेस्ट है ये, आईसीसी ने इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया। अब आप देख लीजिए, आईसीसी के बारे में कई बार बता चुका हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, क्रिकेट के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल की संस्था है ये। और चौथे क्रिकेटर, मतलब 4th नंबर के क्रिकेटर हैं जिन्हें यह मतलब गड़बड़ी मत कर देना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। चौथे खिलाड़ी हैं, चौथे क्रिकेटर है ये। क्लियर? तो अन्य क्रिकेटर का आपने ध्यान में रखना है, जैसे
सबसे पहले क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर। 1997 1998 में मिला था। दूसरे थे MS धोनी, इन्हें मिला था 2007 में। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और तीसरे हैं विराट कोहली, इन्हें मिला था 2018 में। क्लियर, 2018 का इन्हें ये सम्मान मिला था। तो ये आप ध्यान रखें सारा। अब देखिए, रोहित शर्मा के बारे में हो गया। दूसरे कौन से खिलाड़ी हैं? मरियप्पन टी। ये जो है पैरा एथलीट है, आप पैरा ओलंपिक भी कह सकते हो, पैरा एथलीट है ये। क्लियर, रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है और मरियप्पन टी का पैरा एथलीट है। यहां पर आपने इसको थोड़ा सा विस्तार देना है। आइए, तीसरे पैरा एथलीट जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, पहले हैं देवेंद्र झाझड़िया, ये राजस्थान से संबंधित है। दूसरा है दीपा मलिक। अब आप देखिए, ये जो दीपा मलिक है ये महिला है और मरियप्पन टी जो है ये पुरुष है, देवेंद्र झाझड़िया पुरुष है। तो आपसे यदि एक पहला क्वेश्चन बने कि पहले पैरा एथलीट जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, देवेंद्र झाझड़िया है। दूसरा क्वेश्चन, पहली महिला पैरा एथलीट जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, दीपा मलिक। क्लियर, ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। यहां से उलझना नहीं है किसी भी चीजों में। आपने बिल्कुल सीधा तौर पर ध्यान रखें, सीधे तौर पर, इधर उधर नहीं देखना कहीं भी। क्लियर, पहली महिला पैरा एथलीट जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। और तीसरी खिलाड़ी है मनिका बत्रा। अब ये जो मनिका बत्रा है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ये महिला खिलाड़ी है, ध्यान रखें। और आपको बता दूं, पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है, लिख दीजिए, पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ध्यान रखना, टेबल टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। टेनिस के क्षेत्र में तो लिएंडर पेस पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें टेनिस में यह पुरस्कार मिला था, और दूसरी सानिया मिर्जा है। एक बात लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपने बहुत अलग रखना है उस दायरे को। पहला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान मिला, लिएंडर पेस, ध्यान रखना। ये एक कोड लिख दीजिए, पहला बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान मिला, यह है पुलेला गोपीचंद।
पुलेला गोपीचंद। हालांकि टेनिस में इसके बाद एक ही खिलाड़ी को पुरस्कार मिला था, सानिया मिर्जा को। तो पहली महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान मिला, सानिया मिर्जा। और बैडमिंटन में यह अब तक 3 लोगों को मिल चुका है। पहले नंबर पर पुलेला गोपीचंद है, दूसरे नंबर पर साइना नेहवाल है और तीसरे नंबर पर पीवी सिंधु है। ये बात मैं पहले कर चुका हूं। आप चाहो तो जो मैंने लैंग्वेज बोली है उसको आप लिख सकते हो, लेकिन ये बात मत भूल जाना, ध्यान रखना, ये बात मत भूल जाना, ठीक है। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा, क्योंकि यहां तुम गड़बड़ी करोगे। ये टेनिस खिलाड़ी है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, तीनों बातें अलग अलग है। अब तक किसी भी खिलाड़ी को टेबल टेनिस के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं मिला। ये पहली महिला खिलाड़ी भी यही है और पहली खिलाड़ी भी यही है, पुरुष और महिला दोनों में पहली यही है, मनिका बत्रा। ध्यान रखिए, क्लियर। ऐसे बनेंगे ये क्वेश्चन। अब आइए मैं चौथी खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूं। विनेश फोगाट। ये कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग बोलते हैं इसको, विनेश फोगाट, ठीक है। फोगाट बहनों पर फिल्म भी आई थी, दंगल, काफी अच्छी फिल्म थी, मोटिवेशनल फिल्म थी। तो विनेश फोगाट कुश्ती यहां पर कैसे बनेंगे? पहला कुश्ती खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, सुशील कुमार। ये पहले कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था। और दूसरे थे योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त। और तीसरी थी साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। अब देखिए, विनेश फोगाट महिला है और सुशील कुमार पुरुष है, योगेश्वर दत्त पुरुष, साक्षी मलिक महिला। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। पहला कुश्ती खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, सुशील कुमार। पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, साक्षी मलिक। विनेश फोगाट मत कर देना, ध्यान रखना। ये साक्षी मलिक के नीचे लिख दीजिए। पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, क्लियर। और विनेश फोगाट क्या हो जाएगी? दूसरी महिला कुश्ती खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान मिला, लिख दीजिए आगे। तो पूरी कंफ्यूजिंग दूर कर लेना यहीं पर। और पांचवी खिलाड़ी जो है ये है रानी रामपाल, रानी रामपाल। ये हॉकी से संबंधित है, इनके बारे में उपलब्धि है। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे यहीं पर ही पहला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान मिला।
ये मिला था धनराज पिल्ले को, धनराज पिल्ले को मिला था ये। और दूसरे थे सरदार सिंह, तो ये है। और तीसरी रानी रामपाल महिला। तो यदि आपसे कहते कि पहला हॉकी खिलाड़ी कौन सा है जिन्हें यह सम्मान मिला, धनराज पिल्ले, और दूसरे सरदार सिंह है, और महिलाओं में पहला सम्मान जो है रानी रामपाल को ही प्राप्त हुआ है। ये जो पूरा चार्ट मैंने आपको बनाया है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, कोई किंतु परंतु मत कर देना इसमें। यहां से क्वेश्चन जरूर उठेगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है, तो गड़बड़ी मत कर देना। मैंने पूरा विस्तार से इसको बताने का प्रयास किया है, तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 हमने किए। यहां पर आपको एक सेफ्टी के तौर पर पिछली बार किसको मिला था यह ध्यान रखना पड़ेगा। 2018-19 में मिला था एक तो दीपा मलिक को, अभी बात की थी, पैरा एथलीट, और बजरंग पूनिया को। इनका संबंध कुश्ती से है, रेसलिंग से है, ध्यान रखिए। अब यहां पर आप थोड़ा सा ऐड कर लेना, ये मेरे से छूट गया। अभी अपनों ने लिखा था ना कि विनेश फोगाट को कुश्ती में मिला है, दूसरी महिला कुश्ती खिलाड़ी, ये किया था। और वहां हमने लिखा था कि अब तक कितने कुश्ती खिलाड़ियों को यह मिल चुका है। तो एक तो लिखा था अपनों ने सुशील कुमार, दूसरा अपनों ने लिखा था योगेश्वर दत्त, और तीसरी महिला खिलाड़ी थी साक्षी मलिक, और चौथा उसमें ऐड कर देना बजरंग पूनिया, वहां पर अपनों से छूट गया। तो अब तक 5 खिलाड़ी ऐसे हैं, रेसलिंग से संबंधित 5 खिलाड़ी हैं जिनको यह सम्मान मिल चुका है। तो वहां पर आप बजरंग पूनिया को ऐड कर देना, अभी जो पहले किया था ना वो, उसमें ऐड कर देना। क्लियर? तो राइट डाउन कर दीजिए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, कई बार क्या है रिटर्न पिछले वर्ष का पूछ लेता है, हालांकि ऐसी घटनाएं कम ही घटित होती है, लेकिन आप तैयार रहें। नाम तो आपको वैसे भी याद है और चर्चा में ये रहते ही रहते हैं। क्लियर? अब इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी है जो खेल रत्नों से संबंधित है। जैसे हम कहें इसके बाद की जो श्रृंखला है अर्जुन पुरस्कार। अब इनमें ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा चर्चा में रहा तो आपको बाद में अपडेट करा देंगे। फिलहाल पुराने पेपर देखते हैं तो इन पर कोई क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं। ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस द्रोणाचार्य पुरस्कार में एक क्वेश्चन ये बना हुआ है, भाई ये तो देखिए खिलाड़ियों को मिलता है, खेल जो खेल खेलते हैं उनमें कोई उपलब्धियां होती है तो उनको मिलता है, लेकिन ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह है खेल
प्रशिक्षकों को मिलता है, बस ये आपने ध्यान रखना है। एक बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द्रोणाचार्य गुरुओं में सबसे ऊपर माने जाते हैं, तो उस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट वैसे भी बन जाता है, नाम से ही पता लग जाता है। एक तो आपने ध्यान रखना है इनका प्रारंभ कब हुआ था, इन पे बनेंगे क्वेश्चन बनेंगे तो प्रारंभ पूछ लेगा। 1962, 85, 85 ये है। और इनमें जो राशि दी जाती है ये 5 लाख रुपए है। इसमें भी 5 लाख है, इसमें भी 5 लाख है, तीनों में राशि समान है। तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो हो गया वो हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कुछ 2 पुरस्कार और भी रहते हैं लेकिन ज़्यादा कभी आते नहीं हैं, आप उनका नाम ध्यान रख लेना। अन्य पुरस्कार मतलब खेल रत्न में ही है। एक तो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। खेल को प्रोत्साहित करने के लिए यह खिलाड़ियों को दिया जाता है। दूसरा जो है ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अब ये जो है ये यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, विश्वविद्यालयों को दी जाती है। एक लाइन लिख सकते हो इसके बारे में, यह है यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, विश्वविद्यालयों को दी जाती है। बस इतना सा थोड़ा ध्यान रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। हालांकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अन्य पुरस्कारों का नंबर आता नहीं है। फिर भी यदि कोई बात हुई, कोई मुझे लगा अपने हिसाब से, तो आपको कोई नाम जानने की आवश्यकता हुई भी, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला है, तो आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। अभी ऐसी कोई अपने पास न्यूज़ नहीं है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बाद में अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर चलेंगे, जिसमें मेरा जो टॉपिक है ये है रुस्तम 2। रुस्तम 2 डीआरडीओ के द्वारा निर्मित एक मानव रहित लड़ाकू विमान है। उसने पहली सेटकॉम उड़ान भरी है। अब सेटकॉम उड़ान कौन सी है उसकी बात करेंगे हम। लिखिए, रुस्तम 2 ने अपनी पहली सेटकॉम उड़ान भरी। अगस्त 2020 में है ये। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये सेटकॉम उड़ान क्या होती है। इसको हिंदी में उपग्रह संचार मोड, उपग्रह संचार मोड भी कह सकते हैं आप। इसको ये भी कह सकते हो सेटकॉम मोड में उड़ान भरी। तो हमारे पास एक शब्द आया है पहले तो कि ये जो सेटकॉम मोड है ये क्या है, इसका क्या फायदा है। एक बात तो ये आ गई। दूसरी ये बात आ गई ये रुस्तम 2 क्या है। पहले हम रुस्तम 2 की बात करते हैं। ये मानव रहित लड़ाकू विमान है ये, और इसका जो निर्माण किया है डीआरडीओ की प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा
तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसने इसको बनाया है। क्लियर? और ये डीआरडीओ के तहत आता है, डीआरडीओ की प्रयोगशाला है। तो हमें ये पता लग गया कि ये एक लड़ाकू विमान है। सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि रुस्तम 2 क्या है? तो मानव रहित लड़ाकू विमान है। इसका एक नाम और दिया गया है और इसका जो अन्य नाम है तपस नाम दिया गया है। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेटकॉम मोड में उड़ान क्या होती है। सेटकॉम, सेट मतलब सैटेलाइट, कॉम मतलब कंट्रोल, सैटेलाइट से कंट्रोल। ये क्या होता है? उपग्रह से संचालित होगा, सैटेलाइट से संचालित होगा और बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध करवाएगा। किसी भी, कोई भी, जो भी जिस उस स्थिति के आंकड़े उपलब्ध करवाएगा, फोटोग्राफी उपलब्ध करवाएगा। एक लाइन लिख दीजिए, यह है उपग्रह से संपर्क में रहकर बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध करवाएगा। ये है, तो मानव रहित लड़ाकू विमान है ये। अब मैं यहां पर बात करना चाहूंगा डीआरडीओ की। थोड़ी सी बात है, हालांकि पहले पिछले चैप्टर में काफी बार हम इसकी बात कर चुके हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका स्थापना 1958 में, और ध्यान रखना डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन है ये, इसके अंडर में काम करता है। इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली, और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है ये है डॉक्टर डी साथेश रेड्डी। डॉक्टर डी साथेश रेड्डी इसके अध्यक्ष है, चेयरमैन है। ध्यान रखें, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुस्तम 2 को तपस के नाम से भी जानते हैं, और क्या है ये? लड़ाकू विमान है ये। इन दो बातों को बहुत गंभीरता से याद रखना है। सेटकॉम मोड में उड़ान का मतलब है उपग्रह के कंट्रोल में रहेगा, कहने का मतलब यह सैटेलाइट के कंट्रोल में रहेगा ये। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। एक विशेष बात और बताना चाहूंगा इसकी, इसमें उड़ान भरने व लैंड करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। उड़ान भरना है, लैंड करना है, तो इसमें अपने आप काम होगा, ऑटोमेटिक ये काम होगा। ये इसकी विशेष बात है, ध्यान रखें ये। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कर चुके हैं, जो ऑफलाइन में जिन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी की थी, ऑनलाइन में तो अभी आने वाली है, स्पेस के बाद में डिफेंस ही आएगी, तो वहाँ तो मैं चलो ये करवा दूंगा। लेकिन जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने कर चुके हैं, वो वहाँ पर इसको ऐड कर ले। जो मैंने आपको वहाँ पेज छुड़वाए थे, वहाँ पर आप इसको ऐड कर ले। डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस में टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन कराया था, उसके तहत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें आप इसको ऐड कर लोगे। यहाँ भी लिखोगे, वहाँ भी लिखोगे। क्लियर? जैसा कह रहा हूँ वैसा करना है। एक बार राइट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट लिखिए पियरे नकुरुंजीजा। ये बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं। थे जिनका निधन हो गया। अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही थी। कोई कह रहे थे कोविड-19 के कारण हो गया और कोई कह रहे थे हार्ट अटैक हो गया। जो भी है, इनका निधन हो गया, पियरे नकुरुंजीजा। अब यहां पर हमें थोड़ी सी बात करनी है बुरुंडी की। एक तो ये अफ्रीकन कंट्री है। यदि हम महाद्वीप की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का है, पूर्वी अफ्रीका से रिलेटेड है ये। और जो राजधानी है, इसकी दो राजधानियां हैं। एक तो है पॉलिटिकल कैपिटल, और एक है इकोनॉमिक कैपिटल। राजनीतिक राजधानी, आर्थिक राजधानी। ये जो पॉलिटिकल कैपिटल है, ये है जिटेजा, और ये है बुजुम्बुरा। बुजुम्बुरा। और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी, ये है फ्रैंक। ध्यान रखें। अब मैं बात करने चाहूंगा, आपको थोड़ा सा बता दूं, जो बोरिस जॉनसन है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है, वो भी कोविड से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि बाद में उनकी हालत में सुधार हो गया था। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, बोरिस जॉनसन। कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कोविड-19 से संक्रमित हुए, इस टाइप के बन जाते हैं। तो ये जो बोरिस जॉनसन है, आप जानते हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्लियर। नेक्स्ट, बॉबी मोरो। अमेरिका के प्रसिद्ध एथलीट, जिनका निधन हो गया। काफ़ी ओल्ड एज के थे, 84 ईयर के थे। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपसे कहेगा बॉबी मोरो का संबंध किस देश से है, तो अमेरिका। बॉबी मोरो का संबंध किस क्षेत्र से है, खेल क्षेत्र से है, और खेल में भी कौन सा है, एथलीट। दो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। नेक्स्ट, को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष उदय कोटक ये बने हैं। और ये जो उदय कोटक बने हैं, ये बने हैं वर्ष 2020-21 के लिए बने हैं। ये 1 साल के लिए होता है ये। क्लियर। और को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसे कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ। और ये जो उदय कोटक है, आपने एक निजी क्षेत्र के बैंक का नाम सुना होगा, कोटक महिंद्रा बैंक, उसके प्रबंध निदेशक है ये।
कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक है ये। और ये जो बैंक है ये निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट सेक्टर का है ये। थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, भारतीय उद्योग परिसंघ की। भारत में उद्योग जगत का सबसे बड़ा संगठन है ये। उद्योग जगत का सबसे बड़ा संगठन है, काफी पुराना है ये। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में ही हो गई थी 1894 में, और इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली। तो एक साल के लिए जो उदय कोटक है ये इसके अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखें। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके बैंकिंग से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रद्द कर दिए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रद्द कर दिए हैं, और ऐसा तीसरी बार किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों को जो रद्द करने की जो प्रक्रिया है ये तीसरी बार दोहराई गई है। ऐसा पहली बार जो हुआ था 1970 में हुआ था, और ये हुआ था वित्तीय संकट के कारण। फिलीपींस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, उसके कारण हुआ था ये, वित्तीय संकट के कारण हुआ ये। और दूसरी बार जो है ये 1990 में हुआ था, ये फिलीपींस में भूकंप के कारण हुआ था। भूकंप आ गया था, उस कारण से जो त्रासदी हुई थी उसके कारण ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिए जाते हैं। इनका जो प्रारंभ हुआ था ये 1958 में हुआ था। यहां पर आपने दो बातें ध्यान रखनी है। पहला भारतीय जिन्हें यह सम्मान मिला, ये थे विनोबा भावे। ये पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देखिए, ये जो विनोबा भावे है इनके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। एक तो इन्होंने नारा दिया था जय जगत, जय जगत का नारा दिया था। ये नेशनल मूवमेंट से संबंधित है। और इन्होंने दो आंदोलन चलाए थे।
एक तो था सर्वोदय आंदोलन, दूसरा था भूदान आंदोलन। सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन चलाया था। और ये जो विनोबा भावे हैं, गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये अंग्रेजों की युद्ध नीति के विरोध में चलाया गया था। उसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रही चुने थे। तो पहले सत्याग्रह यही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। एक लाइन लिख दीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे ये। अब आइए पहली भारतीय महिला जिन्हें यह सम्मान मिला, ये थी किरण बेदी। किरण बेदी थी ये जो किरण बेदी है, ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी है किरण बेदी। और किरण बेदी के बारे में यदि मैं लेटेस्ट बात करूं तो ये वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल है। ये पुडुचेरी की वर्तमान में ये उपराज्यपाल है। क्लियर? तो ये रेमन मैग्सेसे से संबंधित बात किया, जो कि फिलीपींस से रिलेटेड है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब हम बात करेंगे एंटीफा की। एक शब्द है एंटीफा, हेडिंग डाल दीजिए। एंटीफा क्या है? एंटीफा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक वाम चरमपंथी समूह है अमेरिका का। ये अमेरिका का वाम चरमपंथी समूह है। ये वाम चरमपंथी समूह है। इसे क्या है, अमेरिका ने आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करने का डिसीजन लिया है। एक लाइन लिख दीजिए, इसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किया है। तो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, उन्होंने इसे आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किया है। तो आपके यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि एंटीफा क्या है? तो अमेरिका का एक वाम चरमपंथी समूह है। अब यह बात आती है, इसे आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल क्यों किया गया है, इसका कारण क्या है? मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था, जॉर्ज फ्लॉयड, याद कीजिए, जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में बताया था। ये अमेरिका का अश्वेत वर्ग, वहां पे श्वेत अश्वेत वर्ग होते हैं,
अश्वेत वर्ग का एक व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई थी, जेल में हत्या कर दी गई थी एक श्वेत अधिकारी के द्वारा। उसके बाद में अमेरिका में जो हिंसा हुई, जो हिंसा भड़की, उसके लिए जो जिम्मेदार बताया जा रहा है, इस ग्रुप को बताया जा रहा है, इस समूह को बताया जा रहा है। तो उस हिंसा में शामिल होने के कारण ही अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किया है। तो एक लाइन लिख दीजिए, यह है अश्वेत वर्ग का एक व्यक्ति था अमेरिका में, क्लियर, अमेरिका में था ये। इसकी जो हत्या कर दी गई श्वेत अधिकारी के द्वारा, श्वेत अधिकारी के द्वारा जेल में इसकी हत्या कर दी गई थी। आपको एक स्थान याद करना है, किस स्थान पर इसकी हत्या हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। मिनीसोटा। तो इसकी हत्या मिनीसोटा के एक जेल में हुई थी, और ये जो मिनीसोटा है अमेरिका का एक राज्य है, ध्यान रखना। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि एक क्वेश्चन काफी आता है कि अमेरिका में कितने राज्य है। ध्यान रखना, अमेरिका में 50 राज्य है। एक स्टार डाल के लिखिए। अमेरिका में 50 राज्य है, ध्यान रखें। ये बेसिक क्वेश्चन है, पॉलिटी से संबंधित है ये। अब देखिए, इसकी हत्या के बाद जो हिंसा भड़की, उसके लिए इस ग्रुप को जिम्मेदार माना गया। एक लाइन लिख दीजिए, इसकी हत्या के बाद भड़की हिंसा के लिए एंटीफा को जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्लियर, ये है। अब एक बात और है, अन्य देशों ने भी इसका विरोध किया। ये अमेरिका का नस्लवाद है, इसको पूरा इस तरीके से माना गया कि श्वेत और अश्वेत के बीच में जो ये वैचारिक मतभेद है या जो भी मतभेद चलते हैं, इसे एक नस्लवाद नाम दिया गया है। और इसके विरोध में बाकायदा जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई, इसके विरोध में और अमेरिका में नस्लवाद के विरोध में जो दक्षिण अफ्रीका है उसने ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम प्रारंभ किया था। एक लाइन लिख दीजिए, इसका जो विरोध किया था दक्षिणी अफ्रीका ने ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम प्रारंभ किया। आपसे यहां पूछा जा सकता है कि अमेरिका में नस्लवाद की घटना के बाद में या घटना के विरोध में कौन से देश ने ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने प्रारंभ किया था। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जॉर्ज फ्लॉयड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एंटीफा क्या है, यहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? तो 3 बातों का आपने ध्यान रखना है, राइट डाउन कीजिए। अब मैं एक आइलैंड की चर्चा करने जा रहा हूं, आइलैंड ग्रुप भी कह सकते हो, जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहा। सेकाकू
द्वीप समूह, ये जो सेकाकू द्वीप समूह है वास्तव में क्या है, ये चाइना है और ये उत्तरी कोरिया है और ये दक्षिणी कोरिया है। क्लियर। और इस साइड में यहां पर कुछ छोटे छोटे ऐसे द्वीप बने हुए हैं और ये है आपका जापान। यदि सागर की बात करें तो ये है पीला सागर। पीला सागर ये चाइना और उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में, और उसके नीचे की तरफ जो है ये है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर। इस साइड में यहां पर ये है सेकाकू द्वीप समूह। ये सेकाकू द्वीप समूह है। तो ये जापान है, ये चाइना है, ये पूर्वी चीन सागर है। तो इसका मतलब सेकाकू द्वीप कहां है? पूर्वी चीन सागर में। तो एक बात तो हमारे सामने क्लियर हो गई कि सेकाकू द्वीप समूह है कहां। ये पूर्वी चीन सागर में है, ईस्ट चाइना सी में यहां पर है। अब बात आती है ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि ये चाइना और जापान के बीच में विवादित है। लिखिए, यह है चीन व जापान के मध्य विवादित द्वीप है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं कि यह किन देशों के मध्य विवादित द्वीप है। कई बार क्वेश्चन आए, ध्यान रखना। और तीसरी बात यह आती है कि इस द्वीप पर वर्तमान में नियंत्रण किसका है। ध्यान रखना, वर्तमान नियंत्रण जापान का ही है। इसके अंदर विवादित दोनों के बीच में है। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। वर्तमान में किसके नियंत्रण में, कहां पर है, किन के मध्य विवादित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किन देशों के मध्य ये विवादित है, ये ज्यादा आता है। एक बार राइट डाउन कीजिए। अब हम बात करेंगे, 2 शब्द हैं। एक शब्द है गोथिक पांडा। गोथिक पांडा। और एक है स्टोन पांडा। गोथिक पांडा, स्टोन पांडा, 2 ये शब्द है। ये है क्या? ये है चीन के साइबर अटैक करने वाले ग्रुप है। ये चीन के साइबर अटैक का मतलब समझो, सूचना चुराना, आपके कंप्यूटर से सूचना चुराना, ये साइबर अटैक होता है। क्लियर। तो ये ग्रुप है, इनको जो समर्थन प्राप्त है चीनी सेना, पीपुल्स लिबरेशन पार्टी, लिबरेशन आर्मी, सॉरी, इसका समर्थन प्राप्त है। आप सिंपल भाषा में कहो तो आप ये कह सकते हो कि चीन जो साइबर अटैक करता है दूसरे देशों पर, दूसरे देशों की जो सूचनाएं चुराता है, उससे संबंधित ये ग्रुप है, ये गोथिक पांडा और स्टोन पांडा।
अभी जो भारत चीन के मध्य विवाद हुआ था तब ये चर्चा में रहे थे। एक लाइन लिखिए, ये भारत चीन तनाव के मध्य चर्चा में रहे। क्लियर। एक बात ध्यान रखना, भारत में जो साइबर है, साइबर क्राइम जो है, ये किस सूची के तहत आता है, ध्यान रखें। एक शब्द लिखा रहा हूं, आप यहां पे नोट डाल के लिख दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में साइबर क्राइम अवशिष्ट शक्तियों में आता है। अवशिष्ट शक्तियां मतलब रेजिड्यूल पावर्स, इसमें आता है। आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां होती है और एक अलग ही हमने सूची रखी है अवशिष्ट शक्ति। इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र को होता है और उसी के अंदर ही साइबर क्राइम को शामिल किया गया है। तो ये गोथिक पांडा, स्टोन पांडा, ध्यान रखें, साइबर अटैक करने वाले चीन के ये ग्रुप है जो वर्तमान में भारत चीन के मध्य जो 2020 में तनाव पैदा हुआ था उसमें ये काफी चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट, एक महिला है, उसका नाम है अनमोल नारंग। ये काफी चर्चा में रही थी। चर्चा में रहने के कारण ये क्वेश्चन आ सकता है। एक लाइन लिखिए, पहली सिख महिला जिसने अमेरिका सैन्य एकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, पहली सिख महिला है ये। क्लियर। आइए अब बात हम कर रहे हैं सत्यभामा पोर्टल। ये पोर्टल है, आईटी से संबंधित है। पहली बात तो ये क्या है, किससे संबंधित है? खनन क्षेत्र में अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने वाला पोर्टल है ये। तो आपके जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सत्यभामा पोर्टल का संबंध किससे है? तो खनन क्षेत्र से है। ऐसे बनता है ये क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए, इसका जो पूरा नाम है सत्यभामा, इसका पूरा नाम क्या बनता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, रिसर्च को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, उससे रिलेटेड है सत्यभामा पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहां जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बच्चे कर चुके हैं वहां पर जाकर इसको ऐड कर लें। क्लियर। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट लिखिए, रूस ने साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा की। तो रूस ने साइबेरिया में इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अभी हाल ही में रूस ने कौन से क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की थी। पहला क्वेश्चन तो साइबेरिया में की थी। हालांकि क्यों की थी ये कारण थोड़ा नहीं पूछा जा सकता, फिर भी लिख दीजिए। इसका कारण ये था कि यहां 20,000 टन डीजल ईंधन बह गया था, तो उसी को देखते हुए यहां इमरजेंसी लगाई गई थी। एक लाइन लिख दीजिए, 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण ये बह गया था, इस कारण से। दूसरा क्वेश्चन जो आपके ये बनता है वो ये बनता है साइबेरिया क्या है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसकी काफी बात करते हैं, डिटेल के साथ बात करते हैं। आपने सुना होगा या कभी पढ़ा होगा कि रूस जो है ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। ये जो रशिया है ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है, ध्यान रखना। दोनों महाद्वीपों में आता है। एक बात तो ये, कभी नाम सुना होगा यूरेशिया, यूरेशिया में आता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, रूस के अलावा अन्य कौन सा देश है जो एशिया व यूरोप दोनों में आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं दो ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीपों में आते हैं, मतलब एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं। एक तो रशिया है, ये एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। एक देश और है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, ध्यान रखना। जो दूसरा देश है ये टर्की है। टर्की है, ये जो टर्की राष्ट्र है, हमने जो 370 हटाई थी और जम्मू कश्मीर से, उसका विरोध किया था इसने। और ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि टर्की एक ऐसा देश है जिसने कश्मीर में 370 हटाने का विरोध किया था। एक लाइन लिख दीजिए, टर्की के नीचे लिखना, इसने जे&के में आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, कई बार बन जाते हैं। तो अखबार जब आप पढ़ते हो तो इन बातों को थोड़ा सा सतर्कता के साथ ध्यान रखें। क्लियर। अब हमारे पास बात आती है साइबेरिया। जब पुराना पेपर देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो वहां पे आपके क्वेश्चन आया हुआ है साइबेरिया क्या होता है। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं। रूस का एशियाई भाग, रूस का जो एशियाई भाग है ये साइबेरिया है। रूस के एशियाई भाग को, अभी मैंने कहा कि रूस एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो रूस का जो एशियाई भाग है वो साइबेरिया है। क्लियर। वहां पर इमरजेंसी लगाएगी डीजल ईंधन बहने के कारण। वहां पर एक ऊर्जा संयंत्र है, वहां से डीजल ईंधन स्रावित हो गया था कि गलती की वजह से, तो फिर यहां पर इमरजेंसी लागू कर दी गई। क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक दिवस की। ये है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हालांकि पहले भी मैंने लेक्चर में इसकी चर्चा की है। ये 7 जून को मनाया जाता है। इसकी एक खास बात है, अभी वो बताना चाहूंगा। 7 जून को मनाया जाता है और ये जो पहला दिवस मनाया गया था, पहला दिवस मनाया गया था 7 जून 2019 को, मतलब लेटेस्ट है। पिछले साल पहली बार बनाया गया था। और ऑब्वियसली बात है जो दूसरा दिवस है ये मनाया गया था 7 जून
2020 को। अब इसकी मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों दिवस की, 2019 की और 2020 की, इनकी थीम एक ही है। अब जब दोनों की थीम एक है तो एग्जामिनर का ध्यान यहां पर चला जाता है कि ये थीम, इसकी थीम कौन सी है और पहली बार कब मनाया जाता है। आजकल महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में ये बात भी पूछी जाती है। थीम क्या है, लिखिए, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ये है इसका थीम है, ये ध्यान रखें। अब इसकी लास्ट बात मैं करने जा रहा हूं। एक शब्द चर्चा में रहा था, बोको हराम, लेकिन जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उनके लिए ये वेल नोन नहीं है। जो नए बच्चे हैं हो सकता है उनको पता ना हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमेशा आपको इसके बारे में कराता हूं, बोको हराम के बारे में। वास्तव में क्या है, ये नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है जो 69 लोगों की हत्या के कारण वर्ष 2020 में चर्चा में रहा था। ये लिखिए, यह है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है जो वर्ष 2020 में 69 लोगों की हत्या के कारण चर्चा में रहा। तो आपके जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि बोको हराम क्या है। तो आपसे कह देगा एक नदी का नाम है, एक विशेष प्रकार की प्रजाति है, एक आतंकवादी संगठन है, ऐसे नाम देगा ये। दूसरा कहेगा कि अभी हाल ही में बोको हराम नामक आतंकवादी संगठन चर्चा में रहा। निम्न में से इसका संबंध किस देश के साथ है? नाइजीरिया के साथ है। अफ्रीकन कंट्री है ये, पाम तेल के लिए जाना जाता है ये। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने मेगा लेक्चर के तहत राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को ध्यान से पढ़ा और पूर्ण रूप से उसको विस्तार दिया। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फैक्ट किए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रक्रिया को हम आगे रखेंगे। ये लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें और सोशल मीडिया में जो आपको ग्रुप बने हुए हैं उनमें इसे ज़रूर भेजें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन्हें डाउनलोड कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।